नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। सीएम धामी ने मुंशियारी में मॉर्निंग वॉक के दौरान आईटीबीपी जवानों और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की। चाय की चुस्कियों के साथ जनसंवाद करते हुए उन्होंने जनता से सरकार की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। सीएम धामी ने मुंशियारी की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और पर्यावरण की अपार संभावनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रुक करा देते हैं। बड़ी खबर, जहां देहरादून में राज्य स्थापना की रजत जयंती पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 6 से 8 नवंबर तक युवा महोत्सव का आयोजन होगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने तैयारियों की समीक्षा की और 3 दिन तक के लोक नृत्य, लोकगीत, लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं की यहां पर योजनाएं रहेंगी। पहली बार ऑनलाइन एंट्री की भी सुविधा दी गई है। यह अहम जानकारी बड़ी खबर रजत आयोजन से जुड़ी, जहां पर 6 से 8 नवंबर तक युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने तमाम जानकारियों की समीक्षा की है। 3 दिन तक इसका आयोजन किया जाएगा और पहली बार इसके लिए ऑनलाइन एंट्री की भी सुविधा रखी गई है। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर युवा महोत्सव का आयोजन देहरादून में होने जा रहा है। 6 से 8 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। खेल एवं कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने इस दौरान तैयारियों की समीक्षा भी की। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, जहां राज्य स्थापना दिवस पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व सैनिक और कृषक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी खबर, जहां 6 नवंबर को हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन और वहीं 7 नवंबर को पंतनगर में कृषक सम्मेलन का आयोजन होगा। मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों को लेकर समीक्षा भी की है। रजत जयंती के अवसर पर लगातार अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन की तैयारी की जा रही है और अब इसकी समीक्षा और तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। पूर्व सैनिक और कृषक सम्मेलन का भी इस दौरान आयोजन किया जाएगा। 6 नवंबर को सैनिक सम्मेलन का और 7 नवंबर को कृषक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने तमाम तैयारियों को लेकर समीक्षा भी की। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर महेंद्र भट्ट का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, उस पर बड़ा बयान महेंद्र भट्ट का सामने आया है। कहा कि हमें केवल डेट ही तय करनी है, कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह अहम जानकारी, जहां महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन की मजबूती का काम लगातार किया जा रहा है और कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। अभी संगठन के पदाधिकारी तय किए जा रहे हैं। संगठन, सरकार दोनों को मजबूत किया जा रहा है। यह अहम जानकारी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। हमारी टीम अभी पूरी नहीं बनी है। अभी हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बहुत जल्दी हम 10, 11, 12 में हम अपने जो मोर्चों की प्रदेश की टीम घोषित करेंगे। हमारे मोर्चों की जिला अध्यक्ष घोषित होने, बाद में जिले की टीम घोषित होनी है, फिर मंडलों की टीम घोषित होनी है। हमारी बहुत बड़ी फौज बननी है। हमारा जो तंत्र है उतना बड़ा है और बूथ तक के कार्यक्रमों की संरचना बनाई है। आप देखेंगे जनवरी माह तक हमारे पूरे संगठन का स्वरूप तैयार करना। कैबिनेट के बारे में मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी ने सख्त को संकेत दिए, बहुत जल्दी उसकी तिथि आएगी। उस पर बहुत दिन लगने वाले नहीं है। एक दिन में शपथ नहीं, कोई भी तिथि किसी भी बना सकती है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे बिहार, जहां पर बिहार के रघुनाथपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत
आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। ये आरजेडी के लोगों को बताना चाहिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के पहले उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राजर्षि दशरथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले किया, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया और फिर 500 वर्षों के कलंक को मिटाते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था, आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं, इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन बहनों और भाइयों, डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। अब बिहार में क्या नहीं है, अब बिहार में सब अच्छी सड़कें हैं और हम लोगों ने 6100 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या धाम को सीधे सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग के निर्माण के काम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। आज बिहार में एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं और आज बिहार में पलायन नहीं, आज यहां पर प्रगति के नए नए प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में बिहार आगे बढ़ा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। अराजकता पैदा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये डबल इंजन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। और बहनों और भाइयों, जो बाकी बच जाता है यूपी का बुलडोजर उसको पूरा कर लेता है। और मैं तो आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, एनडीए यहां पर सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश जी के नेतृत्व में, यहां पे हमारे जितने भी अन्य सहयोगी दल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम हैं, इन सभी ने मिलकर के तय किया है कि बिहार को अब जंगल राज की ओर नहीं जाने देना है, बल्कि बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जयप्रकाश जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक जनराज के रूप में
बिहार को आगे बढ़ा करके यहां की एक एक व्यक्ति की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की सरकार फिर से यहां पर बनानी है। और एनडीए इस से एक बार फिर से अपने मुद्दों के साथ, विरासत और विकास के मुद्दों के साथ आपके सामने है। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? लेकिन ये लोग प्रश्न उठाते थे, कहते थे कैसे होगा। हमने कहा अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे, और आज आप देख रहे होंगे अयोध्या सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गई ना। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है आपने देख लिया है ना। ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही ये करेगी। इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर दिया जाता है। गरीबों के लिए आवास बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए भी आवास बनाए जाते हैं, और मैं स्वयं जाकर के उन गरीबों को वहां पर मकान की चाबी भी दे देता हूं। बहनों और भाइयों, पहली बार आपने देखा होगा देश के अंदर गरीब को उसका सही हक मिला है। हर गरीब को राशन की सुविधा, हर गरीब के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, हर गरीब के पास शौचालय की व्यवस्था, हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। और बिहार में तो डबल इंजन की सरकार ने एक भी और भी कुछ काम किए। हर माता के खाते में अभी नगद धनराशि देकर के उन्हें स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का एक नया कार्य और प्रारंभ हो गया है। आप मुझे बताओ, ये मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर आज ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्य हो रहे हैं। ये कार्य तभी होते हैं जब नारा होता है सबका साथ और सबके विकास का। और इससे पहले 2005 के पहले क्या होता था? सबका साथ लेकिन परिवार का विकास, एक परिवार का विकास होता था। अब उस परिवार के विकास को भी पीछे छोड़ करके फिर से लोग दोहराना चाहते हैं कि सबका साथ तो हो लेकिन माफिया का विकास हो। फिर से माफिया को पनपाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है। माफिया को पनपने नहीं देना है। दुनिया के अंदर से कम्युनिज्म समाप्त हो गया है और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद और माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने चुनावों में कथित वोट धांधली के खिलाफ चल रहे अपने अभियान को और मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शरण महारा ने अब इस अभियान में अनुसूचित जाति को जोड़ने के निर्देश दिए। बता दें कि अभियान की शुरुआत देहरादून से होगी। वहीं इसको लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जनता कांग्रेस से जुड़ने को तैयार नहीं है और पार्टी सिर्फ मीडिया में बयानबाजी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनावों में बीजेपी एक बार फिर हैट्रिक बनाएगी। देखो, बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की ये सबसे पुरानी पार्टी है जिसने देश में सबसे लंबे समय तक राज किया है और आज उनको लोगों को जोड़ने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब लोग उनसे जुड़े नहीं है और वो अपनी स्थिति को समझ रहे हैं कि हम ठीक है मीडिया में ऊपर ऊपर हम बात करें लेकिन धरातल पर हम नहीं है। अब आज उनको अभियान चलाना पड़ रहा है कि हम लोगों को जोड़े और मैं समझता हूँ जब तक वो जोड़ते जोड़ते तब तक अगले चुनाव निपट चुके होंगे। तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है इसका अंदाज लगाया जा सकता है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है और हमारी हैट्रिक लगने जा रही है। कांग्रेस कोई भी तरीका अपना ले लेकिन अब वो उत्तराखंड में सत्ता में आने वाली नहीं है। बीजेपी ने नई प्रवक्ता सूची जारी कर राजनीतिक चर्चाएं तेज कर दी हैं। बीजेपी की ओर से दो विधायकों विनोद चमोली और खजान दास को प्रवक्ता बनाना सुर्खियों में छाया हुआ है। वहीं इस पर विधायक चमोली ने कहा, संगठन हमेशा उपयोगिता के आधार पर निर्णय लेता है। साथ ही कहा कि वह हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाते रहेंगे। देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही है, ये निर्णय अंतिम नहीं है। पार्टी समय समय पर बैठती है, समय समय पर उपयोगिता के आधार पर कार्यकर्ताओं के बारे में निर्णय लेती है कि किसको कहाँ उपयोग करना है। पार्टी ने वर्तमान समय में जो परिस्थितियां रही होंगी उसमें उनको लगा होगा कि प्रवक्ता के तौर पर मैं अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से दे सकता हूँ, पार्टी को लाभ मिल सकता है। तो उन्होंने मुझे प्रवक्ता के रूप में कार्य सौंपा है और जो काम मुझे सौंपा जाता है मैं उसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता हूँ। ये सभी लोग जानते हैं और शायद इसीलिए लोग मेरे बारे में जब भी कोई भी पोस्ट ऐसी होती है जो बड़ा पोर्टफोलियो होता है तो फिर जब विचार हो तो मेरे बारे में लोग विचार करते हैं, सोचते हैं शायद उनका होगा। वो इसीलिए संभव तो हो सकता है क्योंकि मेरा आज तक बड़ा लंबा इतिहास रहा है और विभिन्न पदों पर रहकर मैंने काम भी किया है। मेरा पोर्टफोलियो भी उस तरह का है। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में दीपावली पर रिकॉर्ड शराब बिक्री दर्ज की गई है। त्योहार के 15 दिनों में बिक्री 400 करोड़ पार पहुंची और शराब की पिछले साल के मुकाबले करीब इस बार 25% ज्यादा बिक्री देखने को मिली। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में दीपावली के बाद उछाल देखने को मिला, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर में शराब के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। यह अहम जानकारी, जहां उत्तराखंड में दीपावली पर रिकॉर्ड शराब की बिक्री दर्ज की गई। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, जहां राज्य स्थापना के 25 साल होने पर बोले करण महारा ने कहा कि ये 25 साल मिले जुले रहे। कांग्रेस की सरकारों में विकास के काम हुए, अब खनन माफिया हावी हैं और कई आरोप लगाते हुए नजर आए। पेपर लीक हो रहे हैं जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। यह अहम जानकारी, जहां राज्य स्थापना दिवस पर यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष शरण महारा का बड़ा बयान सामने आया है। 25 साल पूरे होने पर बोले हैं करण महारा, बोले ये 25 साल मिले जुले रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस की सरकारों में विकास के काम हुए, ये कहते हुए नजर आया। जबकि अब कहते हुए नजर आ रहे हैं अब खनन माफिया हावी है और कई आरोप अभी की सरकार पर लगाते हुए नजर आए। पेपर लीक के मुद्दे को भी उठाते हुए नजर आए और कहा कि 25 साल मिले जुले रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है। हम तो नारायण दत्त तिवारी जी के उस स्वर्ण काल को भी याद करते हैं जब सिडकुल्स की स्थापना हुई, अच्छी रोड्स, अच्छे पुल बन रहे थे। उसके बाद कांग्रेस की दूसरी सरकार ने आपदा के बावजूद भी केदारनाथ को व्यवस्थित करने का काम किया। दूध में जो है प्रोत्साहन राशि रखी गई। उसके अलावा मेरा गांव मेरी सड़क, मेरा वृक्ष मेरा मित्र जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं रखी गई और पलायन को रोकने के लिए भी अनेकों उपाय किए गए। लेकिन बाकी देखें तो आज खनन माफिया हावी है, लैंड माफिया हावी है। बेटियों का स्थिति ये हो गई कि आज 9 हिमालय राज्यों में आज हम पहले स्थान पर है महिला अपराध पे। उसके अलावा एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई वो बड़ी खतरनाक है कि प्रत्येक दिन उत्तराखंड में 3 बच्चों का अपहरण या वो गायब हो रहे हैं। ये बहुत खराब बात है। किसानों की स्थिति बहुत जर्जर है और
दो भर्ती घोटाले इस राज्य ने देखे हैं, 2022 और 2025, और उसमें बीजेपी के लोग मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए हैं। तो ये बड़े गंभीर स्थितियां हैं और राज्य चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं जहां उत्तराखंड में सफर करना अब महंगा हुआ। यह अहम जानकारी, जहां बाहरी वाहनों को अब ग्रीन टैक्स देना होगा। सीएम की ग्रीन टैक्स की घोषणा को समर्थन भी मिल रहा है। यह अहम जानकारी, जहां विधायक विनोद चमोली और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसका स्वागत किया है। फैसला प्रदेश के हित में कहा। यह अहम जानकारी है, जहां अब उत्तराखंड में सफर करना महंगा होगा। ग्रीन टैक्स की बात कही जा रही है और इसका समर्थन लोगों से सीएम को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब उत्तराखंड में सफर महंगा होगा, बाहरी वाहनों को ये ग्रीन टैक्स देना होगा और सीएम की ग्रीन टैक्स की घोषणा के बाद इस फैसले को लेकर काफी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। विधायकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि पर्यावरण का संरक्षण करना बेहद ही जरूरी है। कहा कि ग्रीन टैक्स सहयोग देगा और अब उत्तराखंड में सफर करना महंगा होगा क्योंकि बाहरी वाहनों को ग्रीन टैक्स देना होगा। यह अहम जानकारी उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर, जहां सीएम की ग्रीन टैक्स की घोषणा के बाद इस फैसले को लेकर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। विधायक विनोद ने भी इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन पिछले दिनों बड़ी संख्या में हमारे यहाँ यात्रा बढ़ी है। यात्रा बढ़ती है तो वन संपदा है, पर्यावरण कहीं ना कहीं दूषित होने की संभावना रहती है। बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड की चीजें रहती है इसलिए। और मैं थोड़ा आपको पीछे को ले जाना चाहूंगा। जब 96-97 में यहाँ पर चेयरमैन था, तब शहरों में भी इंट्री टैक्स लगा था और देहरादून में कई जगह इस प्रकार के पॉइंट बन गए थे जहां से टैक्स वसूला जाने लगा था, बैरियर्स डाल दिए गए थे। बाद में उस समय एक थॉट आया था कि भाई हम जगह जगह लोगों को रोक रहे हैं, लोगों को दिक्कतें पैदा हो रही हैं। पैसा देना एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, ये बड़ा फैसला सीएम यहाँ पर धामी की ओर से उत्तराखंड में अब जो है ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। अगर देखें तो कुछ जगहों पर पहले भी फिक्स किया गया था कि इन जगहों पर अगर बाहरी वाहन आएंगे उत्तराखंड के अलावा तो उन्हें जो है ये ग्रीन टैक्स देना होगा। हालांकि अब जो है ये फैसला भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है कि अब जो है उत्तराखंड में पूरी तरीके से जो है बाहरी वाहनों पर टैक्स लगाया जाएगा और इस फैसले को सर्वसम्मति भी मिलते हुए नजर आ रही है और इसका जो है इस फैसले को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है अब कल कितना ये जो टैक्स है कितना लगाया जाएगा? क्या इस बारे में भी कोई जानकारी सामने आई कि कितना मानदेय जो है इसको दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा फैसला जो लिया गया है और जिसकी कई लोगों पर सराहना भी हो रही है। यहाँ तक कि जो पर्यावरणविद है या जो कई सामाजिक संगठन है या जो इस तरीके के लोग हैं उससे सराहना भी कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड आते हैं। तो ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि प्रदेश में जो है ग्रीन टैक्स जो है वो जो बाहरी वाहन आएंगे उनसे ग्रीन टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो उसका रखरखाव होता है या जो तमाम चीजें होती हैं उसको करने के लिए ये टैक्स लिया जा रहा है। इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से, क्योंकि लगातार उत्तराखंड की अगर बात की जाए, उत्तराखंड लगातार ग्रीन बोनस की मांग भी उठाता रहा है और जब राज्यसभा में भी कई बार इसकी मांग उठ चुकी है, सांसद में भी कई जगह इसकी मांग उठ चुकी है कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस जो है वो दिया जाए। तो ऐसे में उसके वो हालांकि अभी इस तरीके से वो नहीं दिया गया, लेकिन अब ग्रीन टैक्स जो है प्रदेश सरकार ने फैसला लिया और जो बाहरी वाहन होंगे उन पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए। क्योंकि उत्तराखंड अगर देखा जाए तो उत्तराखंड एक जो है हरियाली वाला प्रदेश है। यहाँ पर पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रदेश जाना जाता है। जो आने वाले समय में इसका लाभ भी होगा। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, जो पर्यावरण का रखरखाव रखने के लिए और जो हरियाली है जिसके लिए उत्तराखंड जाना जाता है, जहाँ की सुंदर वादियां और यहाँ की जो स्वच्छ आबो हवा है उसके लिए उत्तराखंड जाना जाता है। तो वो तमाम चीजें आने वाले समय में और भी अच्छी हो सके और पर्यटकों की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा हो सके और जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो एक अच्छा यहाँ पर अनुभव लेकर के जाए। इस तरीके से जो भी कार्य हो रहे हैं तो इसको लेकर के तमाम तैयारियां इस तरीके की गई है और ये ग्रीन टैक्स जो लगाया गया है, अब इसमें कितने टैक्स लगाया जाता है इसको लेकर ब्यौरा भी तैयार किया जाएगा पूरी, और किस तरीके से टैक्स लिया जाता है, कहाँ पर कितना लिया जाता है, ये तमाम चीजें भी आने वाले समय में। ये तमाम जो है टैक्स इतना लगाया जाएगा, इस बारे में भी जो है पूरी रणनीति तैयार की जाएगी।
तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।